अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 25 पे बात करेंगे और लेक्चर नंबर 25 हमारा है डिजीज ऑफ द स्केलेटन। मतलब कौन कौन सी बीमारी हैं जो स्केलेटन से रिलेट करती हैं। तो स्केलेटन से रिलेट करने में हमारे पास 4 तरह की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी डिस्क कहलाती है, दूसरी बीमारी स्पॉन्डिलाइसिस कहलाती है और तीसरी बीमारी आर्थराइटिस कहलाती है और चौथी बीमारी का नाम शियाटिका होता है। ये तमाम की तमाम बीमारियां जो हैं वो डिजीज ऑफ स्केलेटन से रिलेट करती हैं। तो डिस्क स्लिप क्या होता है? अक्सर जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है, अमूमन आप समझ लें जो लोग दादा दादी या नाना नानी की उम्रों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि आप एज अप्रॉक्स समझ लें 55-60 के लगभग उनकी जो एज होती है, उनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है जिसे डिस्क स्लिप कहा जाता है। ठीक है, अक्सर जो उम्र का मैंने आपको तायुन दिया कि उम्र का तायुन आप 55 से 60 साल के दरमियान रखें, तो उन लोगों के कमरों में, मतलब कमर के अंदर जो है वो दर्द की नौइयत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ऐंठन वाला दर्द होता है, मस्कुलर स्पाम और मस्कुलर क्रैम्पिंग की शिकायत होती है। हो सकता है आप में से किसी के वालिद साहब और वालदा को भी इस तरह की शिकायत हो। ठीक है, तो डिस्क स्लिप है क्या? दरअसल डिस्क स्लिप स्टूडेंट्स एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो वर्टिब्रल डिजीज कहलाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल डिजीज कहते हैं। तो डिस्क स्लिप जो है वो बैकबोन के अंदर मौजूद होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री की तादाद मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्री की तादाद होती है वो टोटल 33 होती है और 33 में से 5 वर्टिब्री फ्यूज होती है सैक्रम में और 4 वर्टिब्री फ्यूज होती है कॉक्सिक्स में। तो 5 हिप वर्टिब्री आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सैक्रम एंड 4 टेल वर्टिब्री आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द कॉक्सिक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री आफ्टर द फ्यूजन इज फाउंड टू बी 26। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री रिडक्शन के बाद 26 रह जाती है। तो डिस्क स्लिप एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी, हमारी जो कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उस जगह पर ये बीमारी पैदा होती है। और ये जो बीमारी है वो वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होती है, जिसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स पढ़ाया था, तो वहां ये बात अच्छे तरीके से क्लियर की थी कि बेटा जहां जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जो सॉफ्ट बोन होती है, जैसे कि हमारे नोज हो गए, ये एयर हो गए, ये सॉफ्ट बोन के बने हुए होते हैं। और सॉफ्ट बोन को हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। सॉफ्ट बोन किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का बना होता है। इसमें मैंने एक और एग्जाम्पल दी थी कि बेटा आप लोग अगर ब्रोस्ट, खान ब्रोस्ट या कराची ब्रोस्ट या घर में ही ब्रोस्ट बनाकर खाया हो आपने, तो चिकन में जो चेस्ट पीस होता है वहां पर एक कुर्री नुमा हड्डी आती है जो बहुत नरम होती है, खाने में बहुत मजेदार होती है। तो उस तरह की जो हड्डी होती है वो भी क्या कहलाती है? सॉफ्ट बोन। ठीक है, तो सॉफ्ट बोन को हम कार्टिलेज कहते हैं। तो डिस्क स्लिप एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो वर्टिब्री के दरमियान होती है, 2 वर्टिब्री के दरमियान हो जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज की जो लेयर है वो स्लाइटली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जब कार्टिलेज की लेयर ब्रेक हो जाती है तो वो कार्टिलेज की लेयर हमारे मसल्स के अंदर, हमारे गोश्त के लोथड़े के अंदर जो है वो पिंचिंग क्रिएट करती है, मतलब चुभती है। चुभने की वजह से उसमें शदीद किस्म का क्रिटिकल पेन क्रिएट होता है। ठीक है, जिस बीमारी को हम क्या कहते हैं? डिस्क स्लिप कहते हैं। ठीक है, तो डिस्क स्लिप एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो वर्टिब्रल डिजीज है। ठीक है, जो हमारे बैक वर्टिब्री के अंदर हो जाती है, मतलब कमर वाली वर्टिब्री के अंदर हो जाती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स पर जो है ये चुभती है। ठीक है, ये वर्टिब्री जो है 2 वर्टिब्री के दरमियान जो है 2 वर्टिब्री के दरमियान जो कार्टिलेज की लेयर होती है, वो कार्टिलेज की लेयर क्या हो जाती है? वो ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर, हमारे मसल्स पर, ठीक है, हमारे मुख्तलिफ तरह के बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स और मुख्तलिफ तरह के जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, जो 2 पसलियों के दरमियान में जो मसल्स पाए जाते हैं, उस तरह के मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह में क्या होती है? कार्टिलेज की जो रिंग ब्रेक हो जाती है वो चुभती है, पिंचिंग क्रिएट करती है, जिसकी वजह से शदीद किस्म का दर्द होता है और वो डिस्क जो है डिस्लोकेट हो जाती है। तो उस तरह की बीमारी को क्या कहा जाता है? डिस्क स्लिप कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब ये डिस्क स्लिप जैसी बीमारी हो जाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कार्टिलेज की जो लेयर है, कार्टिलेज के जो एजेस हैं, किनारे हैं जो हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पिंचिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो शदीद किस्म का
शदीद किस्म के दर्द में मुब्तला हो जाता है। इसमें प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं? इसमें अक्सर जो है वो डॉक्टर जो रेकमेंड करते हैं वो हार्ट बेड यूज करने के लिए कहते हैं। अगर आपकी वालदा को, आपके वालिद को, आपके दादा को, आपकी दादी को, नाना को और नानी को इस तरह की बीमारी है, या घर में जो लोग एज के एतबार से बहुत कम उम्र से ताल्लुक रखते हैं, उनकी उम्रें बहुत कम है लेकिन सेहत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है उनकी, तो उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डिस्लिप जो बीमारी, इसकी बुनियादी वजह मोटापा भी बनता है। अगर मोटापा बहुत ज्यादा हो जाएगा, रोगनियात और चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की लेवल आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कमर में दर्द रहेगा। वेट ज्यादा बढ़ जाने की वजह से भी इस तरह की बीमारी में इंसान मुब्तला हो सकता है। तो इस नतीजे में अगर किसी शख्स को, किसी ज़ईफ को या किसी भी उम्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स को इस तरह की बीमारी हो जाए डिस्लिप, तो उसमें डॉक्टर जो रेकमेंड करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, वो क्या चीज होती है कि बोलते हैं भाई आप जो है मास्टर के मल्टीफॉर्म पे ना सोएं। अगर आप अपने घर में मास्टर के मल्टीफॉर्म पे सो रहे हैं या किसी भी तरह के मल्टीफॉर्म पे सो रहे हैं, उस फॉर्म पे ना सोएं बल्कि किसी सख्त तरीन चीज पर सोएं। सख्त तरीन से मतलब फ्लैट चीज पर सोएं, ठीक है, जो प्रेस ना हो सके। ठीक है, यानी कि आप हार्ड बेड का इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जैसे तख्त, ठीक है, तख्त पर सोएं, आप जमीन पर सोएं, जमीन के ऊपर किसी तरह की वो जो क्या बोलते हैं उसे यार क्या कहते हैं उसे, चादर वगैरह बिछा लें। ठीक है, कोई गद्दा बिछा लें। गद्दे से मतलब ये नहीं कि मास्टर का मल्टीफॉर्म ही आपने बिछाना है। ठीक है, आप कोई कपड़े वगैरह बिछा लें और इस तरह की चीजें बिछाकर जो है उस पर सोएं। जब आप सख्त चीज पर सोएंगे तो जो दो वर्टिब्री के दरमियान, ठीक है, कार्टिलेज ब्रेक हुई थी तो उसमें कमी वाक़ा होगी और दर्द में भी शदीद कमी वाक़ा होगी। ठीक है, तो आप जो है इस नतीजे में हार्ड बेड इस्तेमाल करें। हार्ड बेड का मतलब है सख्त तरीन बिस्तर। ठीक है, सख्त तरीन बिस्तर की जगह कौन सी हो सकती है? बेहतरीन जगह आपके लिए जमीन है, और उससे बेहतरीन जगह आप देखना चाहते हैं क्योंकि जमीन में ठंड का तनासुब भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप जमीन पे सोएंगे तो ठंडक लग सकती है। ठीक है, मतलब ठंड लग सकती है, तो इससे बेहतर है आप घर पे तख्त का इस्तेमाल करें इन लोगों के लिए जिनको इस तरह की बीमारियां हो रही। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स, आप इस तरह की बीमारी में पेन किलर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डाइक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, वारन इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जितनी तरह की पेन किलर मेडिसिन हैं वो तमाम की तमाम पेन किलर मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्लिप के अंदर एक चीज है शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर क्या कहलाता है कि शॉक एब्जॉर्बर एक ऐसी चीज है जब कभी वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्री के दरमियान कार्टिलेज की लेयर ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद वो आपके मसल्स में, आपके गोश्त के लोथड़े में चुभती है, जिसकी वजह से अचानक से बच्चा इस तरह की कैफियत में मुब्तला हो जाता है, चुभन सी कैफियत। जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर कोई पिन चुभ जाए, जिस तरह से आप चल रहे हैं और रास्ते में आपके सैंडल से कोई कील क्रॉस होकर आपके हिल में चुभ जाए, तो इस तरह आप अचानक से आवाज निकालते हैं, आप अचानक से पांव उठाते हैं, इस तरह से दर्द की चुभन वाली कैफियत का महसूस होना दरअसल शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर में जो है वो वर्टिब्री मुकम्मल तौर पर मूव नहीं कर पाती। ठीक है, और इंजर्ड और डैमेज पार्ट मुकम्मल तौर पर नहीं होते, बस चुभन की कैफियत रहती है, जिस बीमारी को शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्री हमारी जो होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है, कुशन लाइक होती है, जिस तरह से कुशन होते हैं आपके, इस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं? डिस्लिप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट दूसरी बीमारी है स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो दो वर्टिब्री के दरमियान हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये तमाम की तमाम बीमारियां स्केलेटन डिजीज हैं, तमाम की तमाम बीमारियां वर्टिब्री से रिलेटेड हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्पॉन्डिलाइसिस जैसी बीमारी भी वर्टिब्री से रिलेटेड है, लेकिन ये जो बीमारी है ये दो वर्टिब्री के दरमियान हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्पॉन्डिलाइसिस वो बीमारी कहलाती है जो हमारे नेक वर्टिब्री में हो जाती है। ये गले वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये मेरे गले को, मेरे नेक रीजन को देखें, ये जो नेक वाला रीजन है ये वाली वर्टिब्री कहलाती है सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, इस वर्टिब्री को हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, जिस वर्टिब्री को इन शॉर्ट या कॉमन वे में हम नेक वर्टिब्री भी कहते हैं। तो स्पॉन्डिलाइसिस एक ऐसी बीमारी कहलाती है जिसमें दो वर्टिब्री के दरमियान, यानी कि गर्दन की जो दो वर्टिब्री है
ठीक है, नेक वर्टिब्री है। नेक वर्टिब्री के दरमियान जो स्पेस है, कुदरत का दिया हुआ स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है। सपोज कर लें अगर स्पेस इतना ज्यादा था, ठीक है, कुदरती तौर पर स्पेस पहले से इतना ज्यादा था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो स्पेस आहिस्ता 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 कम हो गया है, इतना हो गया है, जिसकी वजह से जब आप इस गर्दन को मूव करेंगे, लोकेट आउट करेंगे इधर उधर इधर उधर, ठीक है, तो अपने पोस्चर को जब चेंज करेंगे गर्दन के, तो आपको शदीद किस्म का पेन क्रिएट होगा इस नेक वाले रीजन में। तो ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दो वर्टिब्री के दरमियान स्पेस कम हो जाता है, जब दो वर्टिब्री के दरमियान जगह बहुत कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो वर्टिब्री को, नेक वर्टिब्री को, सर्वाइकल वर्टिब्री को मूव करना यूं से यूं 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 आगे पीछे मुश्किल हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है अब कि ये होता ही क्यों है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो जाता है? इंसान तो नॉर्मल पैदा हो रहा है, उस वक्त तो नहीं होता पैदाइशी तौर पे, लेकिन वक्त के साथ साथ इस तरह की बीमारी में कुछ लोग मुब्तला हो जाते हैं। तो वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि कुछ लोग जो है वो टेलर का काम करते हैं। दर्जी हजरात से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, ठीक है, आप लोगों को बताने का मकसद है आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, डेली रूटीन में देखें, बाहर निकल रहे हैं मोहल्ले में और टेलर के पास जा रहे हैं सूट सिलवाने के लिए, तो एक दो टेलर आपको इस तरह के भी टकराते होंगे, ठीक है, कि आपने वहाँ इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, अभी मैं जिक्र करने वाला हूँ कुछ देर में। तो या फिर घर में देख लें अगर किसी को है इस तरह की चीज़, ठीक है, या फिर बाहर अजीज़ व क़रीब दोस्तों में देख लें, रिश्तेदारों में देख लें, इस तरह के एक दो पेशेंट सामने आ जाते हैं। तो इसमें होता है क्या है, जब वर्टिब्री के दरमियान स्पेस कम हो जाता है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप हार्ड कॉलर का इस्तेमाल करें। आपने बहुत से टेलर हजरात को, दर्जी हजरात को और दर्जन को, अगर लेडीज है तो दर्जन है, लेडीज टेलर दर्जन, और अगर जेंट्स है तो फिर वो दर्जी है, तो दर्जी हो या दर्जन हो, ठीक है, या फिर जो लोग जरी का काम करते हैं, अड्डे का काम कहते हैं ना, वो जो बनारसी सूट वगैरह बनता है, और लड़कियों के लिए जो एयर लाइन और ए लाइन, बटरफ्लाई, फलाना लाइन, ढिमकाना लाइन, मुख्तलिफ तरह के सूट्स वगैरह जो तैयार किए जाते हैं जिसमें हाथ से कढ़ाई की जाती है। अब तो एम्ब्रॉयडरी का दौर आ गया, तो जो लोग मुसलसल झुक कर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन रात सिर्फ अपनी पढ़ाई में मशगूल रहते हैं, सिर्फ हर वक्त किताब लेकर रहते हैं, ऐसा नहीं करते कि वो किताब लेने के साथ अंदर अंदर मोबाइल भी चला रहे हो, वालिदैन को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा नहीं करते वो स्टूडेंट्स। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मुकम्मल तौर पर दिन रात सिर्फ पढ़ रहे हैं, यानी कि उनकी गर्दन मुसलसल झुकी हुई, तो मुसलसल गर्दन झुकी हुई रहेगी तो ये वाला जो स्पेस है ये कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जब वो नैरो हो जाएगा तो उनको गर्दन उठाने में, इधर उधर मुड़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर इसलिए इन्हें क्या रेकमेंड करते हैं कि आप हार्ड कॉलर इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा दर्जी हजरात को, दर्जन हजरात को, ठीक है, और वो इस तरह की एक चीज हार्ड सा होता है, वो फिर गर्दन अगर वो लगा लें तो गर्दन यूं यूं मूव करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा मूव करते हैं, उस चीज को हार्ड कॉलर कहा जाता है। तो ये स्पॉन्डिलाइसिस हमारा छोटा सा टॉपिक था जो मुकम्मल हो गया। सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर ये प्रोसेस होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री के दरमियान जो स्पेस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। जब सर्वाइकल वर्टिब्री के दरमियान स्पेस बहुत कम हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रेस हो जाता है, दर्द की नौयत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो जो दर्द है सिर्फ गर्दन, अब देखें प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, गर्दन में, लेकिन वो दर्द कहाँ तक जाएगा, ये पूरे गर्दन में तो होगा प्रॉब्लम, क्योंकि गर्दन में, गर्दन से ये आर्म वाले हिस्से में, ठीक है, ये आर्म वाले हिस्से में, पूरे आर्म वाले हिस्से में, ठीक है, और पूरे ये पीछे वर्टिब्री, ये जो इसको पेक्टोरियल गैडिल कहा जाता है, ठीक है, स्कैपुला, ये तिकोनिया हड्डी जो दिख रही होती है ना, अगर मैं बिलफर्ज हाथ उठाकर ऊपर लिख रहा हूं तो यहाँ पे ये जो हड्डी निकल रही है, जहां पर मेरी शहादत की उंगली है, ये जो हड्डी निकल रही होती है सामने की तरफ, इस हड्डी को स्कैपुला कहा जाता है। तिकोनिया हड्डी होती है, 3 कोने वाली हड्डी होती है ये, ठीक है, इसे स्कैपुला कहा जाता है। तो इस स्कैपुला वाले रीजन के अंदर, ठीक है, और जो है हमारे आर्म के अंदर, हमारे बाजू में, ठीक है, हमारे नेक में मे भी पॉसिबल, अगर दर्द की नौयत बहुत ज्यादा है तो आपके चेस्ट वाले हिस्से में भी दर्द हो सकता है। किसकी वजह से? ड्यू टू स्पॉन्डिलाइसिस। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि स्पॉन्डिलाइसिस में दर्द किन किन जगह होता है। एक गलत ऑप्शन दे दूंगा तो आपको पता होना चाहिए, ये 3 चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अच्छा, अब प्रिकॉशंस के तौर पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हार्ड कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि भाई आप जो है हार्ड कॉलर का इस्तेमाल करें, और नेक के गिर्द जो है 24 घंटे सिर्फ अगर सोते वक्त जो है वो कुछ देर के लिए आप या
4 घंटे 5 घंटे के लिए आप उसे निकाल सकते हैं। अगर एक ही जगह कोई काम ना कर रहे हो उस वक्त हार्ड कॉलर को निकाल के रख दें, लेकिन अगर आप वर्किंग में हैं तो अब आप जो है मुसलसल हार्ड कॉलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अच्छा हार्ड कॉलर से होता क्या है, अब हार्ड कॉलर होता है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी विड्थ जो है, उसकी चौड़ाई जो है, ठीक है, वो ज्यादा होती है। चौड़ाई की वजह से जो वर्टिब्री के दरमियान स्पेस कम हुआ है वो यूं करके यूं गर्दन को खींच देती है। गर्दन आपकी नॉर्मल हालत में यूं है गर्दन, लेकिन जब आप हार्ड कॉलर इस्तेमाल करें तो गर्दन यूं के बजाय यूं हो जाएगी, फिर आप यूं यूं देखेंगे। हाँ, तो वो स्पेस दोबारा री अटेंड करती है। कौन अटेंड करवा रहा है? हार्ड कॉलर। हार्ड कॉलर की वजह से जो स्पेस नैरो हुआ था वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इस वजह से हम हार्ड कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हार्ड कॉलर के साथ साथ हम पेन किलर मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया, वॉरेन हो गया और जो वोल्ट्रा हो गया, मुख्तलिफ तरह की दवाइयां ले रहे होते हैं ताकि दर्द में मजीद कमी आ सके। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास तीसरी डिजीज है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो हड्डियों में होती है। वैसे तो तमाम बीमारियां हड्डियों में, लेकिन मोस्ट कॉमन डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इस आर्थराइटिस। तो हमारी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फैलने वाली जो बीमारी है, जो हर बूढ़े ज़ईफ छोटे बच्चों आम फैम में कॉमन वे में हमें दिखाई दे रही होती है, वो बीमारी है आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी हड्डियां जो है सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन। ठीक है, ये बात स्टूडेंट्स आपने जिंदगी भर याद रखना है, सिर्फ इंटर की बात नहीं हो रही है। लफ्ज, ये जो लफ्ज आइटिस है ना, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, और सूजन का मतलब होता है फूलकर बड़ा हो जाना। फूलकर बड़ा हो जाना मतलब आप आम फहम में स्वेलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हड्डियों में शदीद किस्म का जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है और हड्डियां जो हैं सूज जाती है, मतलब हड्डियों पे सूजन चढ़ जाती है, उभार सी कैफियत पैदा हो जाती है। इस तरह की बीमारी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस कैसे हो सकता है स्टूडेंट? आर्थराइटिस जो है समटाइम जेनेटिक भी होता है। ठीक है, जेनेटिक हो रहा है तो मतलब द डिजीज आर्थराइटिस आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम पेरेंट टू न्यू जेनरेशन। ठीक है, तो आर्थराइटिस जो है अगर जेनेटिक है, जिन्याती तौर पर है, जीन से ट्रांसफर हो रहा है, तो वालिदैन से बच्चों के अंदर आसानी से मुंतकिल हो सकता है। एक नई जेनरेशन में जेनरेशन टू जेनरेशन, नस्ल दर नस्ल ये बीमारी मुसलसल मुंतकिल हो सकती है। इस वजह से इस तरह की डिजीज जेनेटिक भी होती है। ठीक है, दूसरी वजह क्या हो सकती है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, नमूनिया वगैरह हो गया, शदीद किस्म का क्रॉनिक नमूनिया हो गया, उसमें भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन बहुत सा विरीमिया हो जाए। ठीक है, वायरस अगर आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाए उस कंडीशन को विरीमिया कहा जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन हो या विरीमिया हो, उस नतीजे में भी आप किस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं? आर्थराइटिस में मुब्तला हो सकते हैं। अगर इनकेस अगर रोड एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, अगर रोड एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के दौरान आपकी हड्डी जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, अगर ब्रेक नहीं भी हुई है तो सूज जाए और सूजन वो काफी फूल जाए। मिसाल के तौर पर हैंड जॉइंट हो गए, एल्बो जॉइंट हो गए, नी जॉइंट्स हो गए, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उन तमाम जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, ठीक है, या इंजरी हो जाए, इंजरी के नतीजे में, जख्मी होने के नतीजे में भी क्या हो सकता है? आर्थराइटिस हो सकता है। और ओल्ड एज में तो आर्थराइटिस अमूमन होता है कैल्शियम आयन की डिपोजिशन की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है। अगर इनकेस के अगर बिलफर्ज आप ये सपोज कर लें, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस की डिपोजिशन ज्यादा हो गई है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा फॉर्म होने लगे, स्टोर होने लगे और आपकी हड्डी के ऊपर डिपॉजिट होने लगे, ठीक है, कैल्शियम आयन अगर आपके बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाए तो उसके नतीजे में भी क्या हो जाता है? आर्थराइटिस हो जाता है। तो नी जॉइंट मतलब घुटने वाला हिस्सा जिसे पटेला कहा जाता है, ठीक है, और हिप जॉइंट कूल्हे वाला हिस्सा, हिप बोन उसे कहा जाता है। तो नी जॉइंट और हिप जॉइंट, इसको हम ट्रीटमेंट के तौर पर क्या बता सकते हैं कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके जरिए? आर्टिफिशियल रबर और प्लास्टिक जॉइंट्स के जरिए। ठीक है, अगर किसी शख्स की हड्डी मतलब घुटने का हिस्सा या बिलफर्स ये कह लें कि कूल्हे का हिस्सा, अगर ये रफ्चा बुढ़ापे में अक्सर होता है, दादा दादी नाना नानी की उम्रों को, कि वजू करने जा रहे थे, वॉशरूम में गिर गए, जिसकी जरा सा गिरे थे, बस थोड़ी देर की बात थी, बहाना बन गया, मोहलत मिल गई, जिसके नतीजे में उनकी कूल्हे की हड्डी जा चुकी। तो
अब आप कुली की हड्डी लगवाने के लिए जाते हैं, सेट करवाने के लिए जाते हो, तो डॉक्टर एओ क्लिनिक आप पहुंच गए, लियाकत नेशनल पहुंच गए, मेहरान पहुंच गए, इमाम पहुंच गए, मुख्तलिफ क्लिनिक्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह आप पहुंचते, जियाउद्दीन पहुंच गए, सैफी पहुंच गए, ठीक है, जिना या अब्बासी कहीं पे भी जाएं तो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आप पहुंचे, डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन हो, तो ऑपरेशन जो किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन, उसमें घुटने की हड्डी हो या कूल्हे की हड्डी हो, इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है किसकी मदद से, प्लास्टिक बोन्स की मदद से या आर्टिफिशियल रबर के जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनकी मदद से भी रिप्लेस किया जाता है। शियाटिका, शियाटिका स्टूडेंट्स एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो हैंड लिम्स की बीमारी है। देखें आगे के जो आगे के जो दो पंजे कहलाते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है मेरे, फोर लिम्स हैं, और पीछे नीचे की जो दो टांगे हैं ये मेरी क्या है, हैंड लिम्स हैं। तो शियाटिका एक ऐसी बीमारी कहलाती है जो हैंड लिम्स डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें पर्सन जो है वो पेशेंट जो है वो शदीद किस्म का पाँव में दर्द महसूस करता है, ठीक है। और ये जो मेन काउज जो होता है शियाटिका वो डिस्क स्लिप होता है। डिस्क स्लिप में क्या हो रहा था, लोअर वर्टिब्री ऑफ बैक की जो वर्टिब्री थी, मतलब कमर की जो वर्टिब्री थी, वहां पे जो कार्टिलेज की लेयर है स्लाइटली या पार्शियली ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के नतीजे पे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो इंसान चुभन की आउच इस तरह की आवाज निकालता है, ठीक है, और चुभन सी कैफियत होती है, उस तरह की चीज को शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है। तो शियाटिका, द मेन काउज ऑफ शियाटिका इज डिस्क स्लिप, ठीक है। बुनियादी वजह जो होती है शियाटिका की डिस्क स्लिप होती है, ठीक है, क्योंकि आप कमर वाले रीजन से ही नीचे की तरफ जा रहे हैं। और शियाटिका वो बीमारी जो हैंड लिम्स है, मतलब कानी उंगली, पांव की जो कानी उंगली होती है ना, छोटी वाली उंगली पांव की, कहाँ की, पांव की, तो पांव की जो कानी उंगली होती है उन जगहों पर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लिम्स प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही होती, इर्रेगुलर मैनर में वर्किंग कर रही होती है, सम टाइम जो है वर्किंग ही नहीं करती, काम ही नहीं करती, इस तरह की बीमारी को हम शियाटिका कहते हैं। तो शियाटिका में क्या होता है, शियाटिका में नर्व जो है वो प्रेस हो जाती हैं और नतीजे के तौर पे शदीद किस्म का दर्द होता है। शियाटिका की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग है, मतलब ये ट्रीटमेंट जो है वो काफी ज्यादा लंबी है और इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती, ठीक है। अगर आप इसका इलाज करवाना चाहें तो प्रॉपर इसका इलाज नहीं है, बस आप सिंपल सा ये कर सकते हैं, पेन किलर मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचकर फिजियोथेरेपी वगैरह करा लेंगे। इन चीज़ों से कंट्रोल तो हो सकती है डिजीज, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती सिवाय सर्जिकल ऑपरेशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो चुका। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, शियाटिका जैसी बीमारी जो है वो इलियक वीन, ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर डाइजेशन जब करवाया था फ्रॉक के डाइजेशन में बात बताई थी, फीमोरल वीन, जो हैंड लिम्स के अंदर दो तरह की वीन्स होती है, एक शियाटिका होती है, एक फीमोरल होती है जो फीमर के साथ जाते हैं, और एक और होती है जिसे इलियक वीन कहा जाता है, ठीक है। वीन तो वेनस सिस्टम के अंदर आप लोगों को ये बात बताई होगी, ठीक है, वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो वेनस सिस्टम में इलियक वीन का जिक्र किया था, तो इलियक वीन के अंदर इंसान के अंदर भी इलियक वीन मौजूद है, ठीक है, इंग्वाइनल रिंग के पास मौजूद होती है, थाइज वाला हिस्सा है ना, वहां जो जॉइंट्स हैं उन जगह पे मौजूद होती है। तो इलियक वीन्स के अंदर जब कभी इंजेक्शन लगाया जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, तब जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, हैंड लिम्स डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है डिजीज ऑफ स्केलेटन खत्म हो गया। तो उस वक्त तक के लिए शारिक अंसारी को इजाजत दी, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे एक नए बुलेटिन में और एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।